नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत आपका गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे धनु जो राशि है या धनु लग्न है उसके लिए अगस्त में कैसा रहेगा। अगस्त का महीना क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या सावधानी बरती जा सकती हैं लाइफ के सभी एस्पेक्ट, जैसे कैरियर हुआ, जॉब हुआ, बिजनेस हुआ, मैरिड लाइफ हुआ, या फिर हेल्थ, या फिर लव, शादी, जो भी है सबके बारे में बात करेंगे। तो ये जो महीना है अगस्त का, उसमें इस तरह की आपकी कुंडली दिखती है। पहले ये बता दूं कि लग्न और राशि दोनों के लिए ये प्रोग्राम है। लग्न का मतलब होता है बुद्धि और राशि मतलब जहां आपका चंद्रमा होता है उसका मतलब होता है मन। अगर आपकी कुंडली में इस तरह से जो लग्न कुंडली है उसमें अगर ये पहले भाव में 9 नंबर लिखा है तब आपका जो है लग्न वो धनु है। अगर जहां पर आपका चंद्रमा है वहां पर 9 नंबर लिखा है तो वो आपकी धनु राशि है। तो ये जो 9 नंबर है ये राशि का नंबर है। 9 नंबर का मतलब है धनु, और ये जो घर है ये पहला घर है। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर 9 नंबर है तो ये धनु लग्न हो गया। अगर यहाँ पर 10 नंबर होता तो ये मकर लग्न हो जाता। अगर यहाँ पर 12 नंबर होता तो ये मीन लग्न हो जाता। पर ये भाव पहले ही रहता, भाव ये पहला ही रहता। तो पहले भाव में आपके धनु है, धनु राशि है, इसलिए धनु लग्न है। उसी में गुरु और केतु बैठे हुए हैं पहले ही भाव में, धर्म ध्वजा योग बनाकर, हंस योग बनाकर, हंस योग बनाकर। पर गुरु यहाँ पर बकरी हैं, गुरु यहाँ पर बकरी हैं। और इसके बाद ये दूसरा घर है जिसमें मकर राशि में शनि बैठे हुए हैं अपने ही राशि में, वो भी बकरी हैं पर बैठे हैं अपनी राशि में। ये तीसरा भाव है, इसमें कोई नहीं है। ये कुंभ राशि है, इसके अंदर चौथे भाव में मंगल बैठे हुए हैं मीन राशि में। 5वें भाव में फिर कोई नहीं है, पर मंगल जो है 16 तारीख के बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 16 अगस्त के बाद, 16 अगस्त को ही पहुंच जाएंगे एक्चुअली। 6ठे भाव में वृषभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है। 7वें भाव में आपके राहु और शुक्र बैठे हुए हैं और मिथुन राशि है वहां पर 7वें भाव में। 8वें भाव में कर्क राशि है और उसमें सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, जो कि 15 तारीख के बाद 16 तारीख को 9वें भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर वो अपनी सूर्य जो है अपनी ही राशि सिंह राशि में होंगे और उनके साथ बुध रहेंगे। ये बुध आदित्य योगा बन रहा है। 10वें भाव में कन्या राशि है, कोई ग्रह नहीं। 11वें भाव में तुला राशि और 12वें भाव में आपके वृश्चिक राशि और कोई ग्रह नहीं है। तो इस तरह से मतलब कुंडली आपकी दिखाई देती है। तो अब हम देखेंगे एक एक ग्रह को, उसकी हर एक दृष्टि को, और देखेंगे कि उससे क्या निकल कर आता है। और कैरियर के लिए, लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, सारे एस्पेक्ट, चाहे वो शिक्षा हो, एजुकेशन हो, कार्य हो, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गुरु से। गुरु और केतु ये दोनों के दोनों पहले घर में बैठे हुए हैं। तो एक बात तो यह है कि देखिए गुरु वक्री हैं, गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जब तक गुरु वक्री चल रहे हैं, लग्न का स्वामी वक्री है, साथ में शनि भी वक्री हैं जो धन के स्वामी हैं, तो बहुत बड़ा कोई नई चीज़ ना करें। जहाँ तक कि गोचर का सवाल है, अगर आपकी दशा महादशा बहुत ही अच्छी चल रही है तब एक अलग बात है, पर नॉर्मली ये जो समय है कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने का नहीं है, एकदम से नई चीज़ करने का नहीं है। ये समय है उसी चीज़ में सुधार करने का, या फिर कोई चीज़ नई करनी भी है तो अपने वो जिसको आप जानते हो, जिसको कभी आपने पहले किया हो, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो आपके जानने पहचानने वाले, पुराने दोस्त वगैरह, उनके थ्रू, पुराने जानने वालों के थ्रू, एकदम नए व्यक्ति के साथ कोई नई चीज़ ना करें, इसकी आपको सलाह दी जाती है। वैसे यहाँ के जो गुरु हैं गोचर में हैं, हंस योग बना रहे हैं, बकरी हैं, तब भी ये बहुत अच्छा संयोग है। ये आपको देखिए यश, मान, प्रतिष्ठा, पद सबके लिए अच्छा है, व्यवहारिक जीवन के लिए भी अच्छा है। पर चूंकि बकरी है तो चीज़ें थोड़ा रुक रुक कर तो होंगी, एकदम से बकरी का मतलब है नॉर्मल नहीं, तो थोड़ा सा टफनेस तो रहेगी, थोड़ा सा कठिनाई तो होगी, पर फिर भी ये बहुत अच्छा योग है। यहाँ से बैठ के गुरु आपके 5म, 7म और 9वें भाव को देख रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, शादी विवाह इस सब के लिए अच्छा है, और यात्रा के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, गुरु का एस्पेक्ट। इसके साथ साथ केतु का एस्पेक्ट भी है। यहाँ दोनों मिल गए हैं, गुरु और केतु की जो एनर्जी है वो मिक्स हो गई है, तो एक साथ जो मिले हैं तो एक तरह का अच्छा योग बना है, धर्म ध्वजा योग। पर इस योग की एक खास बात है कि
धर्म के रास्ते पर, सही रास्ते पर चलकर ही इससे फ़ायदा होता है। अगर आप गलत रास्ते पर चलें ऐसे योग के साथ, ऐसे अच्छे योग के साथ, तो फिर उसका रिजल्ट भी मिलता है, उसका नुकसान भी होता है। तो अच्छे रास्ते के थ्रू ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर बात कर लें, किसी की अगर जन्म का ऐसा योग हो गुरु, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी, धनवान, ऐश्वर्यवान, बहुत ऊंची नौकरी करने वाला, बिजनेस में भी ऊपर तक जाने वाला, सज्जन, अच्छा पैसे वाला, पर दोस्तों का दोस्त, और जो उसका जो है संबंध जो है पब्लिक से रहता है, दुनिया का अच्छा करने वाला होता है, ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, मतलब बुद्धिमानी जो जीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच में एक तरह से लीडर होता है, और काफ़ी फेमस भी होता है अगर वहाँ पर सिर्फ गुरु हैं। अगर सिर्फ केतु हैं तो वो उतना अच्छा नहीं माना गया है। अगर सिर्फ केतु वहाँ पर हैं तो उस केस में थोड़ा सा ये है कि दुनिया के नियम कानून जो होते हैं, क्योंकि केतु एक मोक्ष का ग्रह है जो नियम कानून को नहीं मानता, जो पृथ्वी लोक के जो नियम कानून है या ये जो मनुष्य के जो नियम कानून है उनको नहीं मानता है वो। तो ऐसे केस में ये लोग ज़्यादा जो कानून वगैरह है जो उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, और हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है अगर ये अकेला है तो। पर इसके बावजूद भी ये नहीं है कि 100% होगा, इस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है ये सब देखा जाएगा। गुरु कहाँ पर हैं, अगर ये अकेले हैं तो गुरु यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदल सकती हैं। पर ऐसा है, अगर गुरु है अकेला, ये बहुत अच्छा है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में खोल के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, हर तरह से अच्छा है एक्चुअली। इसके बाद हम अगर बात करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज अपनी ही राशि में है, और अपनी ही राशि में है तो धन का स्वामी धन में है, तो धन तो आने का एक तरह का योग बन रहा है, पर वो वक्री हैं और सितंबर तक वक्री हैं। तो धन के केस में, और वाणी जो है, आप जिस तरह से बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन है, उसका खासा ध्यान रखना है। यहाँ पर 7.5 की ये लास्ट फेज है जो जा रही है। तो शनि महाराज से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जैसे कि भाई लंगड़े, लूले, अंधे, विकलांग व्यक्तियों की सेवा करना, हनुमान जी या भगवान शिव की पूजा करना, पीपल के पेड़ पर शनिवार वाले दिन दीपक जलाना, पानी देना, उसकी परिक्रमा करना, ये सब चीज़ें आप करते रह सकते हैं, तो उससे आपको लाभ ज़रूर होगा। पीपल का पेड़ जो है एक्चुअली ऐसा पेड़ है जो दिन में और रात में ऑक्सीजन देता है। उसकी जड़, फूल, पेड़, पत्ती सब का उपयोग किया जाता है। एक तरह से सब कुछ देने वाला है, और जो ऐसी चीज़ होती है सब कुछ देती है, जैसे गाय, उसका पेशाब हो, उसका गोबर हो, हर चीज़ का हम उपयोग करते हैं, दूध देती है, तो उसको ईश्वर तुल्य समझा गया है। और जो ईश्वर तुल्य हो उसमें तो सारे देवता निवास करते ही हैं। इसीलिए जब कोई गाय के प्रति या पीपल के प्रति जो अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है तो ईश्वर उसको बहुत जल्दी सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ, तो इसलिए पीपल का पूजा करने का हमारे यहाँ विधान है। ठीक इसी तरह भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो पहाड़ हैं उसमें मैं हिमालय हूँ या मेरू हूँ, इस तरह से जो नाम लिए हैं उन्होंने, उसका कारण यही है कि वो विशेष चीज़ें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिस तरह से ईश्वर महत्वपूर्ण है। तो ये शनि की कुछ रेमेडी हैं। एक रेमेडी ये भी होती है छायादान करना, अपने आप को कांसे के बर्तन में सरसों का तेल भरकर देखना और उसको फिर पीपल के पेड़ में या ब्राह्मण को दे देना, ये भी एक रेमेडी है शनि महाराज की। सबसे अच्छी रेमेडी तो यही है, गरीब लोगों की सहायता करना, धोखा ना देना, झूठ ना बोलना, प्लान बनाना, मेहनत करते रहना, हार ना मानना, भाग्य के भरोसे किसी चीज़ को ना छोड़ना, लोगों की सहायता करना, जो अंधे, लंगड़े, लूले, बच्चे, वृद्ध जो भी आपसे कमज़ोर हैं उनकी सहायता करना, जीवों पर दया करना, उनको प्रेम करना, कुत्ता, बिल्ली, मछली जो भी है आसपास, मछलियों को दाना डालना, चींटियों को दाना डालना, दिल से उनकी अच्छाई से के लिए उनके लिए कुछ करना, यही एक सबसे अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ भगवान शिव की पूजा, भगवान हनुमान की पूजा, माता काली की पूजा की जा सकती है। अच्छा, शनि की जो तीसरी दृष्टि है यहाँ से आपकी 1, 2, 3 माता के भाव पर पड़ रही है, जिसमें मंगल है। तो माता के स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखना है, खास करके 16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख तक शनि की भी दृष्टि है और मंगल भी वहाँ पर रहेंगे। शनि की जो
सातवीं दृष्टि है वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सूर्य और बुध हैं, तो बॉस के साथ थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। सूर्य और शनि आमने सामने हैं, तो पिता की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना है। और शनि और बुध तो आपस में दोस्त हैं, और वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो शनि धन के स्वामी हैं और शुक्र भाग्य के स्वामी हैं, तो ये अच्छा योग बन रहा है। धन लक्ष्मी योग, राज लक्ष्मी योग कुछ कह सकते हैं आपको, एक अच्छा योग है, धन आने का योग है। वास्तव में अगर आपकी जन्म कुंडली में भी है तो धन आ सकता है, यात्रा से, फिलॉसफी से, और परिवार के थ्रू, पिता जैसे लोगों की सहायता से, बॉस, आपके सर्कल के थ्रू, भाई बहन, आपके जो दोस्त हैं उनके थ्रू किसी तरह से धन आने की संभावना है। अचानक से भी धन आने की संभावना है, क्योंकि जो अष्टम भाव है ये अचानक से धन को दिखाता है, लॉटरी को दिखाता है, बीमे के धन को दिखाता है। इन सब की यहाँ पर संभावना बनी हुई है। देखिए पंचम का जो स्वामी है वो सूर्य है, और वो दसम के स्वामी के साथ, पंचम नहीं नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी दोनों मिलकर यहाँ आए हुए हैं अष्टम में। तो एक तरह का राजयोग बना हुआ है अष्टम में, तो अष्टम की चीज़ों से लाभ हो सकता है, जैसे ससुराल से लाभ हो सकता है, गड़े हुआ धन आजकल मिलता नहीं है, पर इस तरह का योग अवश्य, अचानक से धन, लॉटरी का धन, टैक्स का धन, इस तरह का, शादी विवाह में जब कई बार व्यक्तियों को कोई बड़े घर में शादी हो जाना, शादी विवाह के थ्रू धन मिल जाना, पत्नी या पति के थ्रू धन मिल जाना, इस तरह की यहाँ पर संभावना बन रही है। पर चूंकि भाग्य का स्वामी अष्टम में गया है तो प्रयास करना होगा। भाग्य कोई बहुत ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है, अचानक से कोई चीज़ मिल जाए पूर्व कर्म के पुण्यों से, अगर आपकी कुंडली में योग है तो वो तो एक अलग बात हुई, पर नॉर्मली उसमें भाग्य उतना साथ नहीं देगा। 16 तारीख तक ज़्यादा प्रयास करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी नॉर्मल चीज़ों से रिजल्ट निकल कर आएगा। शनि की जो दसम दृष्टि है, ये तो हमने सप्तम दृष्टि की बात की, वो पड़ेगी 8, 9, 10, 11वें भाव पर। 11वां भाव लाभ भाव का होता है, सब फ्रेंड सर्कल का होता है, इच्छाओं की पूर्ति का होता है, और ये भाव आपके बड़े भाई का, दोस्तों का भी होता है। और वैसे तो ये पत्नी और रिश्ते का भी है, क्योंकि ये तुला राशि है। अब उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। देखिए शनि की तो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, और मंगल की 8वीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 3 पाप ग्रहों की दृष्टि 11वें भाव पे पड़ना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। जो लाभ है वो कम होगा, लाभ कम होगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। और ये खासकर कब होगा, अगर आपकी इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा, और उसमें आपके मंगल की पतय अंतर्दशा, तब ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी दूसरे ग्रहों की महादशा चल रही है, जैसे कि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, तो इतना नहीं है, तो आपकी ये वाली चीज़ें ज़्यादा सच होंगी। इन चीज़ों से लाभ, अष्टम वाली चीज़ों से लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है, मेहनत करता रहना होगा, थोड़ा भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, पर फिर भी अगर ये वाले ग्रहों की है तो फिर ये वाली बात है, इस तरह से बदल जाता है। अगर आपकी गुरु की चल रही है बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी थोड़ा रुक रुक के तो रहेगा, गुरु बकरी हैं भाई, पर पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं और सप्तम को देख रहे हैं, तो एक तरह से अच्छा है। उसके बाद मंगल को अगर देखें, मंगल चतुर्थ भाव में है। मंगल जो है अगर किसी का जन्म का ऐसा शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति धन कमाता है अपने बलबूते पर परिवार से उतना उसको सुख नहीं मिलता है, मतलब दोस्तों में इतना उसका नहीं बनती है। हालांकि उसका धन पैसा ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, पर मन में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं अशांति रहती है। मंगल की अगर बात करें, यहाँ पर मंगल जो आए हुए हैं तो पंचम का स्वामी चतुर्थ में जा रहा है, तो एक तो यही है कि बच्चे कहीं बाहर जा सकते हैं, आपकी अगर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे बाहर जा सकते हैं, आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, और शिक्षा में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शिक्षा का जो स्वामी है अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, यहाँ से माता के भाव में है और पिता के भाव को देख रहा है, पिता के धन को देख रहा है, तो पिता की सेहत के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर आपके व्यापार के लिए या इमेज के लिए, स्टेटस के लिए अच्छा है। दसम को मंगल का देखना स्टेटस को बढ़ाता है, नौकरी में प्रमोशन भी करा सकता है। बाकी जन्म स्थान से दूर
जाने की प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि भाई चतुर्थ में पाप ग्रह आ रहा है। ऐसे में व्यक्ति को यात्रा हो सकती है, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। यहाँ से इसकी चौथी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है। वैसे भी चौथे भाव में जो मंगल को मांगलिक बोलते हैं, तो रिलेशनशिप जो होते हैं एक दूसरे के प्रति, अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है तो दोस्तों के साथ, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो सहपाठी हैं, सहपाठिनी हैं, जो भी हैं, उनके साथ रिलेशन में थोड़ा सा खटास मिठास आ सकता है, छुटमुट कि ऐसी कुछ आपस में ना बनना, इस तरह की बातें हो सकती हैं। और शादीशुदा हैं तब तो पति पत्नी के साथ थोड़ा सा वो हो सकता है तकरार। मंगल की दसम पर दृष्टि अच्छी है। 11वें भाव पर भी जो मंगल की दृष्टि है पैसे के लिए, धन के लिए तो अच्छी है, पर बड़े भाई से, दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा अनबन बनने के लिए उस हिसाब से अच्छी नहीं है। क्योंकि मंगल यहाँ पर पंचम के स्वामी है, पंचम के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, चतुर्थ में आ रहे हैं। तो 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ में आना बाहर जाने को, विदेश जाने को, विदेशी चीज़ें घर में आने को दिखाता है, विदेशी चीज़ें घर में आने को भी दिखाता है। हॉलीडे के लिए लोग बाहर जा सकते हैं, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनती है। इस तरह का मंगल अगर जन्म पत्री में हो आपकी में, तो वो वैसे तो अच्छा है, घर गाड़ी बंगले के लिए अच्छा है, पर मानसिक शांति के लिए उतना अच्छा नहीं है, और माता से रिलेशन के लिए और पत्नी से रिलेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है। पर उसके अलावा और भी चीज़ें देखनी होती हैं, पर ये एक चीज़ है उनमें से एक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, पर और एक चीज़ है उनमें से, और चीज़ें भी देखनी होगी। अगर इसको बुरे ग्रह देखते हैं तो यही इसका जो प्रभाव है बुरा वो बढ़ जाएगा, अच्छे ग्रह देखते हैं तो इसका प्रभाव अच्छाई में बदल जाएगा। इसी एनर्जी को आप अच्छी तरह यूज कर पाएंगे, इस तरह से देखना होता है। मंगल का 16 तारीख के बाद पंचम में आना बहुत शुभ है। पंचम का स्वामी पंचम में, एजुकेशन में स्टूडेंट्स जो हैं उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ऐसे में उनका एग्ज़ाम वगैरह इसके आसपास पड़ता है 16 तारीख के बाद, और उनकी मंगल की दशा महादशा चल रही है, मंगल उनकी कुंडली में भी अच्छे हैं, तो उसको क्लियर कर लेंगे। बहुत इसकी संभावना है, अगर कुंडली में दम है तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक इसी तरह से किसी का अगर मंगल यहाँ पर है जन्म कुंडली का, तो वो व्यक्ति भी आदर्शवादी होता है और समाज में अपनी छाप छोड़ता है। दूसरों का साथ उसे ज़्यादा पसंद नहीं होता, और क्योंकि भाई मंगल है ना, थोड़ा सा अपने ही उससे चलना, अपने ही उससे चलाना, लीडर टाइप होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, पर उनका एक आदर्श होता है, वो ज़्यादा फालतू की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा लकी नहीं कह सकते, क्योंकि मालेफिक है अगर तो, पर यह है कि बच्चे भी स्ट्रांग होंगे, एक्टिव होंगे, एथलीट्स हो सकते हैं, पर उनके साथ रिलेशन में थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। पर इस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो पिक्चर बदल जाएगी। तो बच्चे मतलब कि स्ट्रांग भी होंगे, आपकी सुनेंगे भी, और सब कुछ अच्छा रहेगा। इस तरह से पूरा देखना होता है, पर हाँ ऐसा है। अच्छा, जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो उनकी चतुर्थ दृष्टि अब अष्टम पर आ जाएगी, तब भी अच्छी नहीं है फैमिली लाइफ के लिए, और सास ससुर से झगड़े की थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है अगर जब पंचम में आते हैं। यहाँ से 11वें भाव को देखेंगे, पहले की तरह ही सेम रहेगा, भाई से और दोस्त जो हैं, लाभ के लिए तो अच्छे हैं, पर भाई के लिए दोस्तों से थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर आएगी 16 तारीख के बाद, तो इससे क्या हो सकता है कि खर्चे आ सकते हैं अचानक से, जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। तो अगर जैसे भी आपकी आमदनी हो रही है उस पैसे को बचा के रखिएगा, एकदम से खर्च मत कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि उस टाइम तक आप बचा सकें। बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है, घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम बन सकता है, बच्चे कहीं बाहर जा सकते हैं, अगर आप की एज हो चुकी है, बच्चे कहीं पढ़ाई के लिए भी बाहर जा सकते हैं, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। बाकी बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे 16 तारीख के बाद, 16 तारीख तक थोड़ा सा ये है कि उनका खास ख्याल रखना है। और अगर हम अगले ग्रहों की बात करें, राहु और शुक्र जो है सप्तम में बैठे हुए हैं। देखिए, राहु का सप्तम में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना गया है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हों। कई बार ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम देता है, फॉरेन रिलेशन देता है, फॉरेन मैरिज देता है, फॉरेन ट्रैवल देता है। बिजनेस के लिए अच्छा है, अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, बाहर के लोगों से बिजनेस है, या दूसरी जात पात वालों के साथ बिजनेस है,
पर कई बार ये धर्म की तरफ भी झुकाव देता है, क्योंकि ये जो बाउंड्री को तोड़ता है, नॉर्मल से बाहर करता है। या तो ऐसे लोगों का कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिलेशन हो, कई बार ये भी होता है कि एक भी रिलेशन ना हो, क्योंकि राहु जो है कुछ अजीब करके दिखाता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है। पर यहाँ राहु और शुक्र दोनों मिल गए हैं, तो कुंडली में हो तो ये थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को बड़ा ही अपने आप को संभाल के बड़ी ही अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ज्ञान की किताबें पढ़नी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ये जो एनर्जी है पुराने जन्म के संस्कारों के थ्रू जो आई है, ये थोड़ा सा उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी, बुरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगी। उनको जो फीमेल्स मिलेंगी या मेल्स भी मिलेंगे वो थोड़े से उतने अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है अगर इन पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि ना हुई तो। और कई बार ऐसे लोग रिश्तों में एक दूसरे को धोखा भी दे देते हैं और बहुत चालाक भी होते हैं, मतलब पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को दे रही है, दोनों को पता नहीं है एक दूसरे का, दोनों ही इतने चालाक हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, जरूरी नहीं है। अगर अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो यही योग आपको तरक्की दे सकता है, बिजनेस दे सकता है, खास करके आप मीडिया में, आर्ट में, चित्रकारी में, कुछ इस तरह का शुक्र से जुड़ा हुआ काम, गाड़ी का बिजनेस हो सकता है आपका, हो सकता है इंटरनेशनल कोई आपका शुक्र से जुड़ा हुआ काम हो, मॉडलिंग में आप कहीं बाहर जाएं, आप कोई एक्टर या एक्ट्रेस हो सकते हैं, उसके लिए भी हो सकता है। अगर और ग्रहों पर कैसे योग हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लग्न कैसा है, लग्न पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये सब देखा जाएगा। जहाँ तक ट्रांजिट की बात है तो राहु का यहाँ आना शुक्र के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, रिश्तों में मर्यादा का ध्यान रखें। बाकी आप लड़कों में लड़कियों के प्रति, लड़कियों में लड़कों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, दोस्ती होगी, प्रेम प्रेमिका बनेंगे लोग एक दूसरे के, और शादी की तरफ भी ये समय ले जा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है शादी के कारक हैं, मैरिज के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, खुद इस घर में बैठे हैं और राहु इसको बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए अच्छी बात है, उन लोगों के लिए अच्छी बात है। इसके बाद सूर्य और बुध को अगर हम देखें तो सूर्य बुध जो है यहाँ पर बैठ के राजयोग बना रहे हैं। अष्टम में बना हुआ राजयोग जो है शादी के थ्रू धन देता है, अचानक से धन देता है, बीमा के थ्रू धन देता है, और घर, गाड़ी, मकान, बंगला, ऐसा जो आपने ना किया हो इस जन्म में, कभी पहले किया होगा, उस वजह से किसी के थ्रू मिलता है, किसी के थ्रू मिलता है, या फिर किसी के जाने के बाद मिलता है। ऐसे अचानक से कुछ जो आपने फिलहाल में नहीं कमाया तो है, तभी आपकी कुंडली में पहले कभी कमाया है, किसी के लिए ऊपर हो सकता है आपने बहुत कुछ किया हो, तो इस जन्म में फिर वो आपको छोड़ के जाएगा, आपको दे के जाएगा, है आपका ही। तो इस तरह के योग को यहाँ दिखा रहा है। सूर्य का अष्टम में आना, पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, धर्म पर चलते रहना होगा, क्योंकि धर्म भाव का स्वामी जो है अष्टम में आ रहा है, तो एक तरह से धर्म के विरुद्ध कुछ काम व्यक्ति कर सकता है, खास करके अगर कुंडली में योग हो तो। दूसरी तरफ वो धर्म के अंदर से जानने की कोशिश करेगा, आडंबर से दूर आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, हर किसी में हर जगह ईश्वर को देखने की कोशिश करेगा, मंत्रों के पीछे जाने की कोशिश करेगा, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, योगा, साधना, समाधि, चक्रा, मेडिटेशन, इन तरह की चीज़ों में उसका ध्यान हो सकता है। यहाँ देखने वाली बात है कि जो बुध हैं वो दसम भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम के स्वामी भी हैं, तो सप्तम की चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़, गुप्त चीज़ें, मतलब रिश्तों में गुप्त बातें, कुछ इस तरह की छुपी दास्ताएं हो सकती हैं, ला सकता है जीवन में ये चीज़। वहीं कार्य के क्षेत्र में भी, अब कार्य के क्षेत्र में क्या छुपी बात, कोई स्कैंडल, कोई क्राइसिस, कुछ ऐसी बात जो आपको नहीं पता है, कुछ हो रही हो सकती है इस समय आपके ऑफिस में या आपके घर में, इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं अगर कुंडली में ऐसे योग हैं तो। अगर नहीं है तो कुछ खास नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं सूर्य और बुध की नवम में, तो ये बहुत अच्छा है। तो 16 तारीख के बाद बहुत अच्छा समय है एक तरह से, क्योंकि दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य की उन्नति होगी, धन की उन्नति होगी, प्रतिष्ठा की उन्नति होगी, बिजनेस की उन्नति होगी, हर तरह से अच्छा समय है। और शनि से भी सूर्य बाहर आ गए तो बॉस के भी साथ मिलेगा, बॉस भी आपके साथ रहेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा समय है। पर यहाँ पर अगर किसी का जन्म का सूर्य हो
तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आदर्शवादी, अपना जो कह दिया वही करना है। वो ज़्यादा लोगों की सुनता नहीं है, एक्टिव होता है, शक्तिशाली होता है, आगे बढ़ता है, विजय पे विजय प्राप्त करता है, ईमानदार होता है, पर लोगों की ज़्यादा नहीं सुनता, इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा आदमी या तो आईएएस वगैरह बनता है, ऊंचे पद पे जाता है, या फिर अपना बिजनेस कर पाता है, क्योंकि वो दूसरों की नहीं सुनता है, वो चापलूसी नहीं कर पाता है। वो होता है डिप्लोमेसी से आगे निकल जाना, वो नहीं कर सकता, बहुत योग्य होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर जन्म का है, खूब मेहनत करता है, रॉयल लाइफ होती है उसकी, और रिलेशनशिप थोड़े उसके उतने अच्छे नहीं होते नेचर की वजह से, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोई उनकी चापलूसी करे, इस वजह से। पिता के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। पिता खुद भी किसी बड़ी पोस्ट पर, हायर नौकरी में हो सकते हैं, जिसका सूर्य यहाँ पर बैठा हो। अगर बुध यहाँ पर है तो भी ठीक है। ये अगर बुध यहाँ पर है आपका जन्म कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ने कहीं बाहर जा सकता है, विदेश जा सकता है, उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जा सकता है। वहीं उसकी मुलाकात भी हो सकती है किसी स्त्री से, और उससे शादी भी हो सकती है, और वो उसके लिए भाग्यशाली होगा। ठीक इसी तरह ऐसा व्यक्ति काम के लिए बाहर जा सकता है, वहाँ रुके या नहीं रुके ये डिपेंड करता है चौथे घर के स्वामी, लग्न के स्वामी पर। हाँ, पढ़ने के लिए या काम के लिए ऐसा व्यक्ति बाहर जाएगा, उसको वहाँ सफलता भी मिलेगी, धन यश मान अर्जित करेगा, अगर जन्म कुंडली में है तो इस तरह से हमने लगभग सारे ग्रह देखे। अच्छा, यहाँ जो बैठे हुए दोनों के दोनों ग्रह जो हैं तीसरे भाव को देख रहे हैं, यानी यात्राओं के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, क्रिएटिव चीज़ों के थ्रू जितनी आप मेहनत करेंगे, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, उतना भाग्य आपका साथ देगा। इन चीज़ों को थोड़ा और बढ़ाना हो, अच्छाई का इसका थोड़ा और फायदा उठाना हो, तो सूर्य को नमस्कार किया जा सकता है, सूर्य को जल दिया जा सकता है। ओम घृणी सूर्य आदित्य नमः, इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। तो ये सारी बातें, भगवान राम की पूजा की जा सकती है, भगवान शिव की पूजा की जा सकती है, दोनों ही सूर्य से बहुत कनेक्टेड हैं। तो एक तरह से हमने सारे ग्रह देखे, सारी राशियां देखी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 16 तारीख के बाद ज़्यादा समय अनुकूल है, खास करके जिनकी सूर्य और बुध की दशांतर दशा चल रही है। कैरियर के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, माता के साथ भी और आपस में लॉयल बने रहना है। वहाँ थोड़ी कटकट फिटपिट हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है। फिर जब मंगल 16 के बाद यहाँ आते हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सबसे मेन जो फोकस रहेगा वो 11वां भाव, लाभ भाव, बड़ा भाई, फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्तों से बना के रखना है। छोटी मोटी बात पे किसी से कोई झगड़ा नहीं करना। ये ना हो कि बिना बात की बात पर ही कई बार लोग झगड़ पड़ते हैं, ऐसा ना हो। याद रखिए कि रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं। इसके बाद चलो ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी त्योहारों की बात करते हैं। तो देखिए 3 तारीख को पूर्णिमा है, तो जिसका चंद्रमा वीक है, कमज़ोर है, उनके लिए है पूर्णिमा का व्रत बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ घर में चांदी का हाथी रखना बोलते हैं कि पूर्णिमा के लिए अच्छा होता है। भगवान शिव की पूजा करना भी, मेरा कहने के मतलब, चंद्रमा के लिए शुभ होता है। और भगवान शिव की पूजा के लिए 16 और 30 तारीख का प्रदोष व्रत है, और 17 तारीख की मासिक शिवरात्रि है। तो ओम नमः शिवाय, आप पूजा कीजिए, व्रत रखिए, और भगवान शिव के गुणों को अपने अंदर समावेश करिए, पूजा करिए। करने का मतलब कर्म करना। शिव के कुछ एक आध गुण भी अगर आपके अंदर आते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद 12 तारीख को, 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे का मतलब यहाँ है वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसका ना कोई रूप है ना कोई रंग है, जो शब्दों से परे है, जो अंकों से परे है, जिसको अगर ये कहें एक है तो गलत, कहें अनंत है तो गलत, मतलब वो परे ही है, उसको अव्यक्त है जो। और कृष्ण उसके मूर्त रूप हैं, राम उसके मूर्त रूप हैं। तो इस तरह से ये महामंत्र का मतलब है। इसके बाद देखिए 29 तारीख की जो है परिवर्तनी एकादशी है, और 14 तारीख की अजा एकादशी है। जिन लोगों का गुरु बहुत खास अच्छा नहीं होता, गुरु से कोई प्रॉब्लम आती है, गुरु की महादशा चल रही होती है, शादी में कोई प्रॉब्लम हो, धन के मामले में कोई प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए एकादशी का व्रत बहुत अच्छा माना गया है। अजा एकादशी जो है भगवान या महाराज श्री हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। श्री हरिश्चंद्र जी की अगर हम कुंडली देखते हैं तो भगवान श्री राम से मिलती जुड़ती है, और भगवान श्री राम की तरह ही उन्होंने धर्म कर्तव्य की पराकाष्ठा थे हरिश्चंद्र।
सतयुग में हुए थे महाराज श्री हरिश्चंद्र। एक बार की बात है कि उन्होंने सपने में सपना देखा, सपना देख रहे थे मतलब कि उन्होंने अपना सारा राज काज दान कर दिया श्री विश्वामित्र को। तो सपने में भी जो दान करते थे उसको वो रियली में दान कर दिया करते थे, ऐसे थे हरिश्चंद्र जी। तो जब नेक्स्ट डे अगले दिन विश्वामित्र उनके राज दरबार में आए तो उन्होंने अपना सारा राजपाट जो है विश्वामित्र जी को दे दिया। और इसके बाद विश्वामित्र जी ने उनसे कुछ सोने की चीज़ें मांगी, कुछ जेवरात मांगे, तो उनके पास कुछ था नहीं, कैसे देते, पर मना नहीं करते थे। और अगर कोई कुछ मांग रहा है तो उन्होंने फिर अपना बच्चों को, अपना बेटे को, अपनी पत्नी को बेचा, खुद को बेचा, और उससे जो पैसा मिला वो भी महर्षि विश्वामित्र जी को दे दिया। भाई इतने बड़े ऋषि मांगे तो कैसे ना कर सकते थे। अब चूंकि अपने आप को बेच दिया तो नौकर बन गए, एक मरघट में काम करते थे, कहाँ महाराज कहाँ मरघट में काम करने लगे। और पत्नी भी कहीं नौकरानी बन गई। क्या होता है, उनका बच्चा मर जाता है, बेटा मर जाता है, कितने दुख की बात है। और वो रात में वहाँ मरघट में काम कर रहे होते तो पत्नी रोती हुई आती हैं अपने उनके बेटे को जलाने के लिए। उनका काम यही था कि जब भी कोई मरघट में आए तो उससे कर लेना, टैक्स लेना जलाने से पहले। मरघट में काम करते थे तो अपनी पत्नी से भी उन्होंने कर मांगा कि भाई ऐसे मैं नहीं जलाने दे सकता, मुझे अपना काम करना है तो कर दीजिए। तो कहें मेरे पास क्या है, मैं तो कुछ है नहीं। वो नौकरानी खुद थी, बच्चा भी मर गया, पति भी चले गए, हालांकि वही पति थे पर एक तरह से अलग हो गए थे। तो फिर वो अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के उन्हें देती हैं, मेरे पास तो सिर्फ यही है। तो कितनी मार्मिक कहानी है। और ये कहानी नहीं है, ये जीवन की स्थिति को समझाने की है कि जब किसी भी स्थिति में व्यक्ति धर्म से नहीं डिगा, किसी भी में, तो स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं, उनका राज्य वापस दिया जाता है और पुत्र भी जिंदा हो जाता है बाद में। और कहा जाता है कि इस कहानी को सुनने मात्र से आपको आपके सारे पाप जो हैं वो मिट जाते हैं और बहुत सारा पुण्य भी मिलता है। तो यहाँ सुनने की बात, कुछ लोग सोचते हैं कि सुन लिया अब तो भाई हम पाप मुक्त हो गए और फिर से चलो अब क्या है, पाप तो ख़त्म हुए। पर यहाँ जो मेन मतलब है वो सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना और जीवन में उतारना, तब 100% ऐसा होगा। कहते हैं ना, पूजा करना, मंत्र भी किया जाता है, मंत्र पढ़ना है पर वो किया जाता है, कर्म करना होता है, उसको सिर्फ दोहराना से ही मतलब नहीं है, उसको व्यवहार में लाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह से एकादशी का जो भी व्रत है उसमें कहा जाता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सबके लिए प्रेम भाव से, प्रभु के लिए मंत्र एक्चुअली में वास्तव में जो है वो किया जाता है अनुष्ठान या व्रत, अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति सच्चा मन, सच्चे दिल, सबके लिए शुभेच्छा से पूरे दिन व्रत कर सकता है तो उसके तो सारे पाप मुक्त होने ही हैं। पर कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? 5 मिनट तो ऐसा इस स्थिति में रहना मुश्किल हो पाता है। कभी कभी वैराग्य आता है व्यक्ति को, खास करके जैसे किसी को मरता हुआ देख ले शमशान में, तब उसे ऐसा लगता है कि हम सब एक ही हैं, सभी का एक ही यात्रा है कि आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, जो आया है वो जाएगा, जो उठा है वो गिरेगा, जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा, बाकी सब माया है। तो तब कुछ देर के लिए आदमी ऐसा होता है। तो जो पूरे दिन अपने इस तरह की स्थिति में रहेगा तो वो सत्य के बहुत निकट आ जाता है, वो उसका ईगो ख़त्म हो जाता है। कह सकते हैं कि वो जिसको बोलते हैं अल्टीमेट ट्रुथ को जान जाता है, वास्तविकता से उसका दर्शन हो जाता है। तभी ये कहा जाता है कि अगर ऐसा करते हैं तो सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर वास्तव में व्यक्ति इतना बदल जाएगा तो उसके पाप तो स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि इस योग की साधना तो उसी वक्त हो जाती है जिस वक्त व्यक्ति अपना रवैया बदल देता है, जिस वक्त व्यक्ति दिल से अच्छा हो जाता है हमेशा के लिए, तो उस सेकंड ही आपके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद देखिए 19 तारीख की भद्रा अमावस्या है, तो जिनकी कुंडली में पितृश्राप है, मतलब कि सूर्य राहु के साथ हैं, उन पर शनि की दृष्टि है, या फिर 5वां 9वां घर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, सूर्य से 9वां 10वां घर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, उसको पितृश्राप बोल देते हैं। खासकर ये शनि और राहु की वजह से होता है। पितृश्राप के और टाइप भी हैं, कई सारे टाइप हैं। तो उसके लिए जो है आप
आपका भद्रा अमावस्या महत्वपूर्ण है, अमावस्या का व्रत महत्वपूर्ण है। उस दिन मंत्रों का जाप करना, दान पुण्य करने को अच्छा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और 16 तारीख की सिंहा संक्रांति है, सिंहा संक्रांति है जो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। तो आपके लिए ये व्रत भाग्य बढ़ाने वाला है, यश बढ़ाने वाला है, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि के लिए अगस्त का मासिक फल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। आपका जो साथ है, सपोर्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।